आज के दिन अगर आपको 33-34,000 की अगर पेंशन मिल रही है, आज के दिन तो हो सकता है आपका काम चल जाए। उस 30,000 जो आज आपके पास है, अगर वो 6% इन्फ्लेशन भी फैक्टर इन करें तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 9,354 रुपये। नया आईफोन आया है, वो आईफोन ले लेता हूँ 1.25 लाख का और मैं अगले साल से कर लूँगा, कौन सी देर हो गई। तो यहीं पे हम गलती करते हैं। और एक ऐसा सीक्रेट है जिसमें आप अपनी पेंशन बना लोगे अदर देन आर्मी की पेंशन। सर, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो जवान को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? यस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ एक गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू हमारा एम है फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में समझाना। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जवानों के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी रिटायरमेंट के बाद कैसे आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हो, और सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं बल्कि पैसे बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल है जो कि हम पूछेंगे कर्नल संदीप महलवार से, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड ऑलवेज गुड टू बी हियर। यस, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स बनाए हैं वो जनरली ऑफिसर ओरिएंटेड थे। अब से हम जवानों के लिए भी हम टॉपिक्स बनाएंगे और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, आप जवानों के फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे कुछ कहना चाहेंगे? यस, देखो, जैसा हम सब जानते हैं, जवान जो है 18-19 साल में भर्ती हो जाते हैं और सर्विस के दौरान अगर वो 15 साल जॉब करते हैं तो उनको पेंशन एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अभी आ गए हैं अग्निवीर, तो अग्निवीर का कॉन्ट्रैक्ट तो 4 साल का होता है और 4 साल के बाद में जो सिलेक्टेड हो जाएंगे वो नॉर्मल जवान की तरह उनको 15 ईयर्स में उनको पेंशन मिल जाएगी। जिनको नहीं होगी उनको बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो हम करते हैं एक जवान की बात। तो 18-19 साल में भर्ती हुए, 15 साल के बाद वो पेंशन एलिजिबल हो गया। अगर नॉर्मल जवान की बात करें तो 35 साल में वो रिटायर हो जाते हैं। अभी सर्विस के दौरान उनको पे मिलता है। आज के दिन अग्निवीर का पे स्टार्ट करें तो तकरीबन 40,000 है और स्टेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो हर 1 साल की सर्विस के साथ तकरीबन उनकी 1500 से 2000 की इनकम बढ़ती है। तो अगर हम लेके चलें, अगर 40,000 या 45,000 आपकी पे है इन द बिगनिंग, तो आप जब 27-28 साल के किसी जवान की पे लें तो वो पे भी अवेलेबल है, तो वो तकरीबन 1,10,000 के करीब पे होती है, जो उस टाइम तक सूबेदार बन गए होते हैं 27-28 साल में। तो वो तकरीबन 2,000 रुपये पर ईयर का इंक्रीमेंट आप लेके चलो। अच्छा, जब आप रिटायर हो गए, जिसने 15 साल किया वो पेंशन एलिजिबल है, तो आपके रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें मिलता है कि आपकी जो लीव अकुमुलेशन है उसके पैसे मिलते हैं। देन आपका EF का जो भी सब्सक्रिप्शन है वो आपको वापस मिल जाता है। AGIF में जो सेविंग कंपोनेंट होता है वो आपको वापस मिल जाता है। देन ग्रेजुइटी, जो आप जितने साल सर्विस करते हो उसमें से हर साल का 15 दिन के हिसाब से आपको ग्रेजुइटी मिल जाता है, उसका पे। तो उसके बाद जो आपकी लास्ट पे होता है, दैट इज बेसिक पे प्लस MS पे, जो MSP भी बोलते हैं, उसको मिला के जो उसका 50% होता है वो आपकी पेंशन होती है। 15 साल के जवान की अगर हम सैलरी देखें तो उसका बेसिक पे तकरीबन 38,000 है और प्लस 5200 रुपये की उसे MSP बोलते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस पे होती है, वो मिलता है। तो कुल मिला के उसको अराउंड 43,000 के करीब पे होता है। उसका 50% उसको रिटायरिंग पेंशन मिलेगी। अभी उस पर आज के दिन 53% DA है, 21,600 के करीब उसकी जो पेंशन रिटायरिंग पेंशन बनी, उस पर 53% DA लगा के उसको तकरीबन 33,000 रुपये के करीब पेंशन मिलती है। अभी ये सब तो मिलता है, लेकिन आप वो अराउंड 35 to 40 ईयर्स, तो क्या ये आपको अगले आपके 30-40 साल जो आप कम से कम जियोगे, क्या उसके लिए ये भरपाई कर पाएगा? सवाल वो है। तो अगर मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जरूरी होता है वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें फ्रॉम डे वन। ये करना क्यों जरूरी हो जाता है? देखो, आज के दिन अगर आपको 33-34,000 की अगर पेंशन मिल रही है, आज के दिन तो हो सकता है आपका काम चल जाए। लेकिन जब आप जैसे ही टाइम बढ़ेगा, तो क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा होता है और पेंशन तो बढ़ेगी नहीं, वो तो बेसिक हो गई, उस पर DA जरूर बढ़ेगा, लेकिन DA पूरी महंगाई को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो अगर आप 20 साल बाद देखोगे तो आपकी जो 33,000 के करीब जो आपकी पेंशन है वो DA के साथ बढ़ती तो रहेगी, लेकिन उसकी जो पे पैरिटी या प्राइस पैरिटी बोलें या उसकी वो बोलें कि वो जो आज के दिन 33,000 का सामान आता है, तो इस 33,000 जो आपका DA के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर जो 20 साल बाद तकरीबन 9-9,500 ही बच जाएगी। आपकी पेंशन तकरीबन 1/3 ही रह जाएगी। तो वो आपको गुजारा
करने लायक नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है आपकी मेडिकल इश्यूज भी थोड़ी एज के हिसाब से बढ़ जाएंगी, ज़रूरतें भी बढ़ सकती हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट तो नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम डे वन करें। सर, अगर एक जवान अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगा? देखो, जैसे ही जवान की जॉब लगी तो जॉब सिक्योरिटी उसे है, अग्निवीर है तो भी जॉब सिक्योरिटी है, तो एक अग्निवीर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पे में स्टार्टिंग पे ऑफ जवान और अग्निवीर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसको सबसे पहला होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कि सबसे पहला फंड होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। आज के दिन एक अग्निवीर को तकरीबन 40,000 रुपये मिलते हैं, तो उसको 3 महीने का खर्चा तकरीबन उसके पास एक इमरजेंसी फंड में उसने भी करना चाहिए। हालांकि उसकी पे सिक्योर्ड है अगले 4-5 साल के लिए, और जवान है तो उसके अगले जब तक वो नौकरी कर रहा है सिक्योर्ड है, लेकिन इमरजेंसी फंड फिर भी चाहिए। तो आज के दिन अगर जवान का बोलें तो 10-15 हज़ार रुपये में आपका नॉर्मली घर का खर्चा चल जाता है, तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड बनाओ। दूसरा आता है इंश्योरेंस। हालांकि आपको AGIF के थ्रू 50 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी पे स्केल है, जो आपकी लाइफ वैल्यू है, उसके हिसाब से आपका 1 से 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस बनता है। तो 50 लाख का तो आपको वहाँ मिल जाता है, वो 50 लाख से 1 करोड़ का तकरीबन आपको एडिशनल इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस हो। और उसको आप अभी लोगे, 19-20 साल में कोई लेता है तो उसका मुश्किल से साल भर का जो प्रीमियम है मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये आएगा पूरे साल का। और उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप 35 साल में, अगर 40 साल में जब भी छोड़ के जाओगे तो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस तो बंद हो जाएगा, तो वो इंश्योरेंस कैरी रहेगा जब तक कि आपने उसका टर्म डिसाइड किया है, 75-80 साल भी हो सकता है, तो उसके बाद भी आपकी वो फैमिली को एक सिक्योरिटी देगा। उसका एक और बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए आपको कुछ हो गया, वैसे तो रिस्क तो होता ही है, जो आर्मी की जॉब में या डिफेंस फोर्सेस की जॉब में रिस्क तो कैरी करते हो आप, तो जो आपको बेनिफिट मिलेंगे फौज से, तकरीबन 50 लाख से अगर 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ रुपया आपकी फैमिली को एडिशनल मिलेगा, जो उसको फाइनेंशियली सिक्योर करेगा। तो काफ़ी मोटा अमाउंट होता है, वो जारी रहेगा। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस, आपको MH की फैसिलिटीज हैं, आप रिटायर हो गए तो ECHS मिलता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आप फिर भी थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस तो ले लेना चाहिए। अगर हो सके तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लो, पर उसके लिए बाद में भी ले सकते हो, क्योंकि उसका प्रीमियम हर साल चेंज होता है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम एक बार जो बन गया वही लेना है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है, पे बैक प्लान नहीं लेना है। उस पर मैंने दूसरे वीडियो भी हमने बनाए थे, डिस्कस किया था, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो अभी आते हैं अगले स्टेप पे कि देखो, जब आप रिटायर होगे तो आपको पेंशन तो मिलेगी, पर क्या पेंशन सफिशिएंट होगी? आंसर है नो। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बनाता हूँ। मान लीजिए आज आपको 40,000 की पे मिल रही है, इसी से मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, और एक ऐसा सीक्रेट है जिसमें आप अपने आप अपनी पेंशन बना लोगे, अदर देन आर्मी की पेंशन या डिफेंस की पेंशन। मान लीजिए आपको 40,000 रुपये महीना मिलते हैं, उतना तो मिनिमम अग्निवीर को भी मिलता है। तो आज के दिन आपका मान लीजिए घर चल रहा है 20,000 पर मंथ में, और आज आप हैं 20 साल के, और आप 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, और आपको चाहिए कि मेरी पेंशन हो जो जिससे मेरा घर चल पाए। तो आज जो सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर आपका हाउस होल्ड इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% है, तो आज जो आपका 20,000 रुपये पर मंथ में घर चल रहा है, वो 30 साल बाद जबकि आप 50 के होंगे, तो उसके लिए आपको 1,15,000 रुपये के करीब आपको अमाउंट चाहिएगा। मतलब कि आज 2,40,000 पर ईयर में आपका घर हाउस होल्ड चल रहा है, तो उस टाइम पे 13 लाख प्लस में चलेगा। तो ये सिंपल मैथ्स है। तो उतने का आपके पास कम से कम पेंशन होना चाहिए या पैसिव इनकम होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप अर्न कर रहे हो, हमने प्लान किया है कि 50 साल तक हम जॉब करेंगे, तब तक रनिंग इनकम होगा। तो जैसा कि हमने प्लान किया है कि 50 साल तक आप रेगुलर जॉब करेंगे, जहाँ पे एक्टिव इनकम आएगा, उसके बाद आपकी पैसिव इनकम इतनी होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज इन्वेस्ट थ्रू SIPs टिल द टाइम यू आर एक्टिव, दैट इज टिल द टाइम यू हैव एक्टिव इनकम। और जब आपकी एक्टिव इनकम खत्म होगी, उस टाइम पे उस जो भी कॉर्पस हुआ है उससे आप विड्रॉ कर लें। दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टिल द टाइम यू आर एक्टिव, यू हैव एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम के लिए SWP, जो कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, उसका आप यूज़ करिए। उसके लिए सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए एक सिपाही प्रशांत जो भर्ती हुए या अग्निवीर प्रशांत जो भर्ती हुए हैं, उनकी 40,000 पर मंथ की पे है, तो 10,000 रुपये मंथली वो SIP करते हैं, और अगले
30 साल तक करते हैं। ओके। तो 10,000 की वो SIP अगले 30 साल जब वो करेंगे, मान लीजिए केवल 12% ही रिटर्न दे रही है वो SIP, तो उनका कॉर्पस हो जाएगा 3,08,09,000 के करीब, इवन एट 12% रेट ऑफ रिटर्न। हालांकि SIPs और म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम 12% पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आज आप हैं, जब आप 50 साल के हुए तो आपके पास 3,08,00,000 रुपए हो गए ओनली थ्रू दिस SIP ऑफ 10,000 पर मंथ ओके। एट द एज्यूम रिटर्न ऑफ 12%। अभी जब आप रिटायर हो गए, तब तक तो आपने SIP किया इक्विटी फंड में और एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, और उसके बाद आप उससे पैसिव इनकम निकालेंगे, तो उसको आप एक डेट फंड में या स्टडी फंड में जो लेस वोलेटाइल है उसमें डालो, और मान लीजिए उसके रिटर्न्स केवल 6% ही हैं उसके बाद, तो 6% रिटर्न पे भी उससे आप 1,54,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी पैसिव इनकम, जिसको आप पेंशन भी मान सकते हैं। इसमें आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट तो ही केवल 1,15,000 की, तो लेकिन यहाँ पे 1,54,000 आ गए, तो आपके पास जितना आपने हाउस होल्ड का प्लान किया था उससे ज़्यादा आपकी रेगुलर इनकम होगी, पेंशन होगी, एक सेकेंड पेंशन होगी अदर देन आर्मी पेंशन। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम जरूरी है, तो पहले ही दिन से करेंगे तो बेटर होगा। क्योंकि अगर आपने सोचा कि भाई इस साल नहीं करता हूँ क्योंकि नया आईफोन आया है, वो आईफोन ले लेता हूँ 1,15,00,000 का और मैं अगले साल से कर लूँगा, कौन सी देर हो गई, तो यहीं पे हम गलती करते हैं। अगर आपने डिले कर दिया, तो ये सिंपल टेबल है जो दिखाता है कि अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट 20 साल में किया, आपका कॉर्पस हो जाएगा 3,08,00,000 और आपकी पेंशन हो सकती है 1,54,000 पर मंथ। लेकिन जैसे जैसे 5-5 साल का आप अगर डिले करते हैं, तो 25 में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक कॉर्पस कुल होगा 1,70,00,000 और आपकी पेंशन बनेगी कुल 85,000। मतलब कि आपने ऑलमोस्ट 40% की पेंशन कम हो जाएगी। अगर आपने सोचा कि नहीं ये 30 साल में करूंगा, 35 में करूंगा, तो आपकी पेंशन होगी 40,000। अगर आप 40 साल में स्टार्ट करते हो तो आपकी पेंशन कुल 11,000 ही हो पाएगी इस हिसाब से। तो टाइम से करना है। तो डे 1 से करोगे तो 50 में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जिसको आप रिटायरमेंट भी मान सकते हो। अदरवाइज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज रिटायरमेंट। तो ये एक फॉर्मूला है आपकी पेंशन के लिए, एंड दिस इज इन एडिशनल टू दी आर्मी पेंशन, जो आपको वैसे भी एंटाइटल्ड हो जाएगी। सही, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया है जवानों के लिए, पर उनके जैसे और भी गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन हो गई, करेक्ट, और उनकी मैरिज हो गई और खुद का भी रिटायरमेंट हो गया, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करें? ओके, जैसे कि देखो हमने इस 10,000 पर मंथ से 40,000 उसके आते हैं, 10,000 पर मंथ से हमने उसकी एक पेंशन, एडिशनल पेंशन है वो उसका इंश्योर कर दिया। अभी हम लेते हैं बाकी गोल्स। मान लीजिए आप शादी होगी, आपके 2 बच्चे होंगे, मान लीजिए एक लड़का एक लड़की, तो हम प्लान करते हैं लड़के की एजुकेशन और लड़की की मैरिज, जो कि ट्रेडिशनली सोचा जाता है। उसका भी एक अच्छा प्लान है। आपकी शादी हुई है, आज आपका बच्चा है मान लीजिए 0, और जब उसकी एजुकेशन की जरूरत होगी, देखो टिल 12th तो वो आपकी इंसिडेंटल एजुकेशन हो जाती है, आर्मी स्कूल में, KV में या किसी स्कूल में आप पढ़ा लोगे उसे। मेन खर्चा आता है ग्रेजुएशन एंड बियॉन्ड। अगर आप उस बच्चे के नाम 7,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और अगले 18 साल करते हो, तो 7,500 पर मंथ इन 18 years, even when growing at 12% assume, will make a corpus of exactly 53,37,965, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट होगा एजुकेशन के लिए। यस, हम मानते हैं कि आज की इन्फ्लेशन और तब की इन्फ्लेशन थोड़ी अलग होगी, लेकिन फिर भी 50-55 लाख रुपए काफी होंगे एजुकेशन के लिए। तो ये हो गया बच्चे की एजुकेशन। अभी आते हैं चाइल्ड की मैरिज गोल। मान लीजिए आपकी बेटी है, वो भी अगेन 0 ईयर की है, और उसकी आप शादी करोगे, तकरीबन 25 साल में शादी प्लान होती है, तो उसके लिए आप 5,000 की SIP करिए। तो 5,000 की SIP इन द नेक्स्ट 25 years when continuously invested will make a corpus of 85 lakhs plus, which will be a good enough amount for you to marry your daughter. तो एक बच्चे की एजुकेशन हो गई, एक बच्चे की शादी का भी आपने प्लान कर लिया है। तो तीनों देखो, आपने पेंशन ले ली जो कि 1,54,000 की पेंशन एट द एज ऑफ 50, प्लस योर डॉटर्स मैरिज, प्लस योर चाइल्ड्स एजुकेशन, तीनों आपने इंश्योर कर दिए। आपके पैसे कितने लगे? 10,000 पर मंथ फॉर द पेंशन, 7,500 फॉर एजुकेशन एंड 5,000 फॉर चाइल्ड्स मैरिज। तो ये आपने रिटायरमेंट और ये तीनों गोल हो गए।
इसके सिवाय भी आज के दिन टू स्टार्ट विद आपके 18,000 रुपये बच जाते हैं। और मैंने इसमें वो फैक्टर नहीं किया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी पे बढ़ेगी। तो आज अगर आप 20-22 हजार रुपये पर मंथ बचा सकते हो, तो हो सकता है साल भर बाद आप 25,000 30,000 बचा सको। तो उसको भी ऐसे ही आप अपने बाकी गोल्स भी उस हिसाब से पूरे कर सकते हो। ओके। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। सर, आप हमेशा नंबर और डाटा की बात करते हो, तो आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना पावरफुल है? यस, बिल्कुल। एक सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूँ। मान लीजिए आज के दिन आपकी पेंशन आ रही है 30,000 पर मंथ, तो उसकी 20 साल के बाद उस पेंशन का इक्विवेलेंट क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं उसको, उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी। उस 30,000 जो आज आपके पास है, अगर वो 6% इन्फ्लेशन भी फैक्टर इन करें तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 9,354 रुपये। तो वो परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से उस आज के 30,000 की वैल्यू 9,354 रुपये रह जाती है 20 साल बाद। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि आपको हर इन्वेस्टमेंट में और अपने हर गोल में फैक्टर इन करना चाहिए। ओके। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज किसी जवान को अगर 30,000 की पेंशन मिल रही है तो उसको उस पेंशन के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि 20-30 साल के बाद में वो स्ट्रेस में आ जाएगा। क्योंकि लाइफस्टाइल जो आपकी है उसको मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन 6% से काफ़ी ज़्यादा है। तो 6% पे उसकी वैल्यू 1/3 रह जाती है। तो पेंशन पे अकेले डिपेंडेंट आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। तो उसके भरोसे ना रहें तो बेटर होगा, क्योंकि अभी तो आप यंग हैं, तो आप बाकी इस पेंशन के सिवाय बाकी प्लान करके आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आप अपनी रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एक दूसरा मैथमेटिकल एग्जांपल है कि अगर किसी ने 10,000 रुपये की मंथली SIP करता है और वो 10 साल तक करता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट तो होगा 12 लाख रुपए। मान लीजिए उसको 12% रिटर्न ही मिलते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 23,23,000। और वो 10,000 की SIP मान लीजिए 20 साल तक करता है और 12% रिटर्न ही एज्यूम करते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 99,91,000। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाती है। 10,000 पर मंथ इन्वेस्टेड ओवर 20 ईयर्स विल गेट यू 1 करोड़। अगर कोई 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है फॉर 15 ईयर्स और एज्यूम्ड अगर रिटर्न्स आपके 15% है, तो आपकी वैल्यू अगेन 1 करोड़ हो जाती है। और अगर वही जवान, जैसे मैंने बताया, 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है एट 10%, जो हमने देखा अराउंड 3.5 करोड़ हो जाती है अगर वो 30 साल तक करता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है एंड सिंपल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए और जिसका आप यूज कर सकते हो बाय स्मार्टली इन्वेस्टिंग। सर, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो जवान को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? यस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ एक गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो पैसा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है केवल पैसे डालते रहो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप पैसे इस हिसाब से डालें कि वो पैसे ग्रो ज़्यादा हो, क्योंकि आप अपने लाइफ के लिए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं, तो इंश्योर करें कि आपका पैसा भी आपके लिए इक्वली मेहनत करे। तो उस हिसाब से पैसे डालने, जैसे आंखें बंद करके या दुनिया जो कर रही है उसको फॉलो करके इन्वेस्ट करने से कभी पैसे नहीं बनते हैं। जो मेरे 20-21 साल का फौज का एक्सपीरियंस और अभी 7 साल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, जो जब मैं लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, कुछ एक गलतियाँ होती हैं। उनमें से मुख्य गलतियाँ इस प्रकार जो मैंने पाई हैं। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है वो केवल भरोसा करते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की, FD हो गया और या रिकरिंग FD हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, पोस्ट ऑफिस FD हो गए, उन पे विश्वास रखते हैं। तो आप देखो, बुरे नहीं हैं वो, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करके आपके पैसे कभी बढ़ेंगे नहीं। और अगर मैंने तो नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने कोई देखा हो, कोई बंदा हो कि जिसने FD में इन्वेस्ट करके अमीर बना हो, तो मुझे भी बता देना। तो आज तक तो कोई बना नहीं है, क्योंकि FD में इन्वेस्ट करके आपको प्री टैक्स रिटर्न्स आते हैं जस्ट अबाउट इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, और जब आप उसमें से टैक्स काट देते हो तो आपके रिटर्न्स जो है इवन इकोनॉमिक, जो कि सरकार बोलती है कि 5-6% का इन्फ्लेशन है, उससे भी माइनस आते हैं। जबकि आपका जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए हम नॉर्मल एग्जांपल लें, दूध के रेट जब हम रिटायर हुए थे तब मुश्किल से 30 रुपये लीटर था 2018 में। अभी 2025 में 70 रुपये से नीचे दूध नहीं मिलता। इवन दूध तो बेसिक जरूरी है, जिसके मतलब 5-6 साल में डबल हो जाता है, लेकिन आपकी FD में तो पैसे डबल नहीं होते। तो अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिशनल
उन्हीं इन्वेस्टमेंट में रखोगे। यह है गलती नंबर 1। दूसरा है सारे के सारे पैसे इकट्ठे एक ही जगह में लगा देना। जैसे कि बहुत लोगों का प्रेफरेंस रहता है गोल्ड रहता है, गोल्ड ने ठीक ठाक रिटर्न्स भी दिए हैं आज के दिन। तो प्रॉपर्टी है, जवानों की फेवरेट होती है प्रॉपर्टी। यस, प्रॉपर्टी में रिटर्न्स बने हैं, लेकिन एट टाइम्स नहीं भी बनते हैं और सारी प्रॉपर्टियां रिटर्न्स नहीं देती हैं। तो इसलिए आपको पैसे जो इन्वेस्ट करने हैं वो डाइवर्सिफाइड वे में करने हैं और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उस एसेट क्लास में जाएं जो आपके रिस्क एपेटाइट को मैच करता है। तो सारे इकट्ठे एक ही जगह ना डालें। इकट्ठे डालने के लिए ना तो गोल्ड अच्छा है पूरे का पूरा इन्वेस्ट 100% के लिए, ना मार्केट अच्छी है, ना आपका एफडी अच्छा है, ना आपका रियल एस्टेट अच्छा है। तो सारे के सारे एक ही एसेट में ना करें, क्योंकि हर एसेट क्लास का साइकिल होता है। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया कि केवल पेंशन के भरोसे बैठे रहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप रिटायर हो जाओगे 35-40 साल में। लाइफ तो उसके बाद भी रहती है, आप तो जियोगे 80-90 साल कम से कम। तो 50 साल उसके बाद केवल पेंशन पे आप पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, क्या आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आएंगी। उसके लिए प्रिपेयर रहना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो उसके लिए आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, सर्विस के टाइम तो आप नहीं कर सकते हो। इट कुड बी इवन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट की आपकी पैसिव इनकम बन जाए, उसके लिए आप इन्वेस्ट करें। तो चौथा है कि वो कुछ लोग मैंने देखा है कि शॉर्ट टर्म पैसे बनाने के लिए, शॉर्ट टर्म में अमीर होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जैसे कि अगर आज से 10-20 साल पहले की बात करें तो लोग लॉटरी में लगाते थे। आजकल फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, या कुछ ऐसी स्कीम्स आती हैं कि भाई 10% पर मंथ मिलेगा या साल में पैसे डबल, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही होती हैं। उसमें आज तक लोगों के पैसे डूबे ही हैं, बने नहीं हैं। तो एक रिलायबल और अच्छे इन्वेस्टमेंट में ही पैसे डालें, जिसके लिए मार्केट और थ्रू म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है। लीगल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, राइट तरीके से करें और राइट अप्रोच से करें। अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी की एडवाइस लें, उसके थ्रू करें। वो कुछ मैंने जवानों को देखा है कि वो डीमैट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ये चल रहा है इसमें लगा दिया, आज रिलायंस है, कल एशियन पेंट्स है, परसों HDFC बैंक है, कुछ भी। ये तो फिर भी चलो अच्छे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स में भी लोगों ने पैसे लगाए हैं और वहाँ पे पैसे बहुत लोगों ने नुकसान उठाया। तो उसमें ना जाए तो बेटर होगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने पाया है, और जिसको आप अगर जानकारी है और उससे अगर दूर रहेंगे तो आप अपनी लाइफ गोल्स को अचीव भी करेंगे और अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर भी कर पाएंगे। सर, ये तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें थी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। हमने काफ़ी टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। तो अब मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में आप समराइज वे में बताइए, जिससे कि हमारे व्यूवर्स को इजीली समझ में आ सके। यस, देखो हमने अपनी बात करी कि अपनी पेंशन कैसे बना सकते हो अदर देन आर्मी पेंशन, फौजी पेंशन। दूसरा अपने बच्चों की एजुकेशन, तीसरा है बच्चे की शादी। ये 3 तो हो गए। आपके बाकी गोल्स भी होते हैं कि घर कैसे लेना है, कब लेना है, और घर में EMI से लेना है, विदाउट EMI लेना है। उन सबको हम अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। जो की टेक अवे हैं इस वीडियो के वो ये हैं, भैया आपकी जॉब लगी है तो आप रिटायर भी होगे, तो रिटायरमेंट ज़्यादा दूर नहीं है। टाइम वाइज दूर लग सकता है, लेकिन फट से आएगा और आएगा जरूर। तो पहले ही दिन से अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, इंश्योर करें कि आपका पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि आपके गोल को वो अचीव करने में मदद करे। तो उसके लिए एक SIP फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। टेक एडिक्वेट इंश्योरेंस इन केस यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड, यू शुड हैव टर्म इंश्योरेंस। 2, तीसरा है किसी पोंजी स्कीम्स में ना जाएं कि ओवरनाइट रीच कर देंगे, ओवरनाइट आप अमीर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 12 से 15% रिटर्न भी बनाते रहे अपने लाइफ साइकिल में, तो आप वैसे ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी। तो 12 से 15% रिटर्न भी काफ़ी होते हैं। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल दूं, अगर आपके पास आज के दिन 1 लाख रुपए वैल्यू है और या आज से 45-50 साल पहले आपके पास नेटवर्थ 1 लाख रुपए था, जो कि सबका था। अगर किसी ने वो 15% पर एनम से भी ग्रो किया होता तो 45 से 50 साल में उसकी नेटवर्थ हो जाता तकरीबन 10 करोड़। तो 1 लाख वाला भी 10 करोड़ का मालिक हो जाता इन 45 to 50 ईयर्स। तो जो कि आज के दिन काफ़ी अच्छी नेटवर्थ है। आज से ही अपना रिटायरमेंट प्लानिंग का रोड मैप बनाएं और अपने लाइफ गोल्स के हिसाब से
उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपके जो जो लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके हिसाब से इन्वेस्ट करें, डिसिप्लिन रखें और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को चूज करके उसमें इन्वेस्ट करें। आंख बंद करके कहीं भी लगा देना और आंख बंद करके लगाए रहना दूसरों के सुने हुए पे, वो नहीं करना है। तो जितनी आप फाइनेंशियल गलतियां कम करोगे वही अच्छा है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने गलतियां कम कर दो तो वैसे ही स्मार्ट हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ टेक अवेज हैं जो आपके काम आ सकते हैं। सर, आज का डिस्कशन बहुत ही वैल्यूएबल रहा। अब मुझे लगता है कि जवानों को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। And start investment from the day one, ensure that you achieve your financial freedom as early as possible.